अच्छा, ये रिज़ल्ट देखें, आपको एक सामने रिज़ल्ट शो हो रहा है। ये रिज़ल्ट क्या है? अ गॉसियन इंटीजर, जो भी गॉसियन इंटीजर है वो क्या होगा? हैज़ इवन नॉर्म, उसकी जो नॉर्म है वो इवन होगी। कब इवन होगी? इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 1 प्लस एयोटा। कोई भी गॉसियन इंटीजर है, अगर 1 प्लस एयोटा का कोई भी मल्टीपल है, 2 प्लस 5 एयोटा टाइम्स है, या फिर इसको जनरल अगर आप साथ में लिख लें a प्लस बी एयोटा टाइम्स, कोई भी अगर आपके पास 1 प्लस एयोटा का कोई भी मल्टीपल है तो उनकी जो नॉर्म है वो हमेशा इवन होगी। इवन नॉर्म किस तरह से होगी? अगर आप 1 प्लस एयोटा को देखें तो इसकी नॉर्म क्या होगी? इसकी नॉर्म यही होगी ना कि जो 1 है उसका स्क्वायर आ जाएगा, जो एयोटा के साथ नंबर आ रहा है उसका स्क्वायर आ जाएगा। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2। तो 2 का जो भी मल्टीपल आएगा, जो भी नॉर्म आएगी, उसको एट द एंड हमने 2 से मल्टीप्लाई तो करना है, तो वो ऑटोमेटिकली इवन हो जाएगी। तो ये सीधा सीधा सा रिजल्ट है। इसको हम प्रूफ किस तरह से करेंगे? पहले हम कह लेते हैं कि जो गॉसियन इंटीजर है वो हमारे पास 1 प्लस एयोटा का मल्टीपल है। अ गॉसियन इंटीजर हैज़ इवन नॉर्म, गॉसियन इंटीजर की जो नॉर्म है वो हमारे पास इवन होगी इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 1 प्लस एयोटा। पहले हमने 1 प्लस एयोटा की नॉर्म कैलकुलेट कर ली, दैट इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ 1 प्लस एयोटा। ये हमारे पास 2 के इक्वल आती है। किस तरह से 2 के इक्वल आती है? 1 का स्क्वायर और एयोटा के साथ जो 1 है उसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब जो भी हमारे पास 1 प्लस एयोटा का मल्टीपल होगा, 1 प्लस एयोटा की जब नॉर्म 2 है, इवन है, तो उसका जो भी मल्टीपल होगा वो भी ऑटोमेटिकली ट्रिवियली इवन हो जाएगा। तो इसमें कुछ भी प्रूफ करने वाली बात नहीं थी। इसका कन्वर्स पार्ट जो है वो करने वाला है, समझने वाला है, ज़रा वो अब हम देखते हैं। पहले समझ लें सारा लेक्चर, अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप लास्ट में या फिर नेक्स्ट लेक्चर में कर लेना। इसका कन्वर्स पार्ट देखें, इसका कन्वर्स पार्ट देखें कि हमने क्या कहा कि अल्फ़ा हमारे पास m प्लस n आयोटा है, कोई भी गॉसियन इंटीजर है, हमने सपोज कर लिया उसकी नॉर्म हमेशा इवन है, तो अल्फ़ा हमारे पास इसकी इक्वल है। अगर हम इसकी नॉर्म कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता है इसकी जो नॉर्म होगी वो होगी m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अगर ये इवन है, नॉर्म ऑफ अल्फ़ा इवन हमारे पास गिवन है, ये हमने सपोज कर लिया नॉर्म अल्फ़ा इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है और ये इवन है। इट मीन्स अगर हम मॉड 2 की बात करें तो उसका रिमाइंडर हमारे पास 0 होगा। तो इसका मतलब है कि या तो ये दोनों m स्क्वायर n स्क्वायर या तो ये दोनों इवन हैं या फिर ये दोनों ऑड हैं, क्योंकि हमें पता है अगर ये दोनों इवन होंगे तब भी इनका सम इवन बनेगा, अगर ये दोनों ऑड होंगे तो तब भी इनका सम इवन ही बनेगा। तो नेक्स्ट हमने कहा इधर बोथ m n आर इवन आर बोथ आर ऑड। जब उनके स्क्वायर पे ये कंडीशन है, हमें पता है कि इवन नंबर का जो स्क्वायर है वो हमेशा इवन होता है, ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड होता है। तो अगर ये दोनों इवन हैं m स्क्वायर n स्क्वायर तो उनकी नॉर्म इवन बनेगी, अगर ये ऑड हैं तो ये ऑड बनेगी। तो अगर तो ये दोनों इवन हैं तो डेफिनेटली ये नंबर्स भी इटसेल्फ इवन होंगे, या तो ये दोनों एट अ टाइम इवन होंगे या ये दोनों ऑड होंगे। अगर ये दोनों इवन हैं तो इन दोनों को ऑड ऐड अगर हम करते हैं m प्लस n करते हैं, दो इवन नंबर्स को अगर हम ऐड करें तो वो हमेशा इवन ही रहता है और इनका जो डिफरेंस है वो भी हमारे पास इवन ही होगा। जब इनका डिफरेंस इवन है तो अगेन ये आपने कॉन्ग्रुएंस से रिलेटेड पढ़ा होगा अलजेब्रा में, उसकी ये बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। अब देखें जब ये दोनों इवन हैं तो इट मीन्स m माइनस 1 जो है उसको अगर हम मॉड 2 में देखें और ये है भी इवन, मॉड 2 में अगर देखें तो रिमाइंडर 0 ही रहेगा, रिमाइंडर हमारे पास 0 रहेगा। तो ये वाले को जो n है इसको हम दूसरी साइड पे लेके जा सकते हैं, m इज़ कॉन्ग्रुएंट टू n मॉड 2, ये हमारे पास हो गया m इज़ कॉन्ग्रुएंट टू n मॉड 2, ये आ गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हमने ये देखना है कि ये जो m प्लस n एयोटा है ये किसका mल्टीपल है, 1 प्लस एयोटा का मल्टीपल है, ये हमने शो करना है। इसको किस तरह से शो करते हैं,
नाउ वी नीड टू शो दैट, हमें ये शो करना है कि m प्लस एन एयोटा जो है वो 1 प्लस एयोटा का मल्टीपल है। तो हमने कह दिया कि ये 1 प्लस एयोटा इंटू कोई और गॉसियन इंटीजर u प्लस v एयोटा है, उसका मल्टीपल हमने शो करना है। हमने ये इसके इक्वल ले लिया। अब देखिए ये दोनों गॉसियन इंटीजर्स हैं, सेम वही जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए यूज़ होती हैं प्रॉपर्टीज़, वही हम यूज़ करेंगे। तो एक दफ़ा ये इसको 1 को जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, u से भी और v एयोटा से भी। v एयोटा वाला में से हमने एयोटा कॉमन ले लिया, इसी तरह से u एयोटा यहाँ से आया, उसमें भी एयोटा कॉमन ले लिया। कॉम्प्लेक्स और जो हमारे पास रियल पार्ट्स हैं उनको हमने सेपरेट कर लिया। अब देखिए ये कब पॉसिबल है, ये दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास m प्लस एन एयोटा के इक्वल आए। ये तभी पॉसिबल होगा अगर इसके रियल पार्ट जो है वो हमारे पास इसके रियल पार्ट के इक्वल आ जाए और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो n के इक्वल आ जाए। तो हमने कहा ये अगर हम इसकी वैल्यूज़ ले लें, u को अगर हम n प्लस m बाई 2 ले लें और v को n माइनस m बाई 2 ले लें और दोनों को ऐड करें तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब देखें अगर हम u की जगह पे n प्लस m ओवर 2 रखें प्लस माइनस v की जगह पे जो है वो v n माइनस m ओवर 2, इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एट द एंड हमारे पास क्या आएगा, m आएगा। ठीक है, ये दोनों हमें पता है कि इक्वलिटी तभी होल्ड करती है अगर दोनों के रियल पार्ट्स आपस में इक्वल आ जाएं, दोनों की इमेजिनरी पार्ट्स आपस में इक्वल आ जाएं। तो अगर आप u और v को ये सब्सटीट्यूट करेंगे दैट इज इक्वल टू u माइनस v, अगर आप ये सब्सटीट्यूट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर m आ जाएगा। इसी तरह से जब हम सेकेंड एयोटा वाली फॉर्म में इसको रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास आंसर n आ जाएगा। तो हमने कहा कि अगर हम ये वाली स्पेसिफिक वैल्यूज़ लें तो ये तभी पॉसिबल होगा। मीन्स कोई तो हमारे पास नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनके लिए ये इक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ पॉसिबल विद u इज इक्वल टू n प्लस एम बाई 2, v इज इक्वल टू n माइनस एम बाई 2। और जब ये पॉसिबल है और ये इसके इक्वल है तो यहाँ पे हमने फैक्टर की डेफिनेशन अप्लाई करनी है। फैक्टर की डेफिनेशन क्या स्टेट करती है कि m प्लस n एयोटा को जो है वो 1 प्लस एयोटा भी डिवाइड करेगा या फिर u प्लस v एयोटा डिवाइड करेगा। लेकिन हमारा टारगेट तो ये था कि ये 1 प्लस एयोटा का मल्टीपल हो, इसलिए हमने अपने अकॉर्डिंग इसको कह दिया कि 1 प्लस एयोटा जो है वो m प्लस n एयोटा को डिवाइड करेगा। मीन्स कोई भी नंबर जो है वो हमारे पास 1 प्लस एयोटा का मल्टीपल होगा। और इस तरह से हमने नॉर्म इवन लेके चले थे और हमने प्रूफ कर दिया कि ये 1 प्लस एयोटा का मल्टीपल होगा। यही हमने शो करना था। नेक्स्ट हम एक और रिजल्ट इसका देखते हैं, डिवीजन थ्योरम के नाम से है। ये जो है ये डिवीजन थ्योरम के नाम से हैं। देखें अगर अल्फा बीटा जो है ये गॉसियन इंटीजर z ऑफ i से बिलोंग करता है और बीटा हमारे पास नॉन ज़ीरो होता है तो दो नंबर्स लाजमी गॉसियन इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे, गैमा और रो z ऑफ i से बिलोंग करें सच दैट अल्फा इज इक्वल टू अल्फ़ा हमारे पास किसके इक्वल है। हमने पढ़ा हुआ है डिवीजन थ्योरम, आपने पढ़ा होगा कि अगर हम किसी नंबर को जो है b को a पे डिवाइड करें, यहाँ पे कुछ क्वोशंट आ जाएगा और यहाँ पे कुछ रिमाइंडर आ जाएगा। अगर हमने b को लिखना है तो b को लिख सकते हैं b इज इक्वल टू सम a q प्लस r। तो ये वही वाला रिजल्ट हमने यहाँ पे अप्लाई किया, इसको कहते हैं क्वोशंट रिमाइंडर थ्योरम भी इसको कह सकते हैं या फिर डिवीजन थ्योरम भी कह सकते हैं। अगर आपके पास दो गॉसियन इंटीजर्स हैं a और b और इनके लिए आपके पास दो और गॉसियन इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पे हमने q की जगह पे क्या यूज़ किया है, गैमा यूज़ किया है और r की जगह पे हमने p यूज़ किया है या फिर जिसको आप रो भी कह सकते हैं। इसकी जगह पे आप q और r भी रख सकते हैं आपकी आसानी के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या कंडीशन होती थी कि ये जो रिमाइंडर है ये डिवाइज़र से छोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर ये रिमाइंडर छोटा नहीं होता तो हम अगेन डिवाइड कर लेते थे। तो ये जो रिमाइंडर है ये डिवाइज़र से छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि अगर ये होल्ड करता है तो नॉर्म भी जो है वो इनकी लेस होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने कह दिया कि ये जो रो है, यहाँ पे हमारे पास जो रिमाइंडर है वो रो है दैट इज़ लेस देन बीटा हमारे पास इसका डिवाइज़र है। अगर ये इससे छोटा है तो डेफिनेटली उनकी नॉर्म जो है वो भी हमारे पास लेस होगी। ठीक है, तो ये डिवीजन थ्योरम है या फिर इसको क्वोशंट रिमाइंडर थ्योरम भी कह सकते हैं। ये क्या स्टेट करता है, किसी नंबर को दूसरे नंबर पे डिवाइड करें तो कोई ना कोई क्वोशंट इन्वॉल्व होगा, कोई ना कोई रिमाइंडर इन्वॉल्व होता है। या फिर हम ये रो को क्या कह सकते हैं कि रो जो है
वो इस तरह से हमने लेनी चाहिए कि उसकी जो नॉर्म है वो हमारे पास नॉर्म ऑफ बीटा से कम हो, नॉर्म ऑफ बीटा से कम हो या फिर हाफ टाइम्स नॉर्म ऑफ बीटा से कम हो, ये एक ही बात है। ये बेसिकली हमने रिजल्ट प्रूफ करने के लिए साथ में 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको देखते हैं हम किस तरह से प्रूफ करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले है वी हैव अल्फा बीटा बिलोंग्स टू जेड ऑफ आई, ये हमारे पास गिवन है अल्फा बीटा जेड ऑफ आई से बिलोंग करता है और बीटा नॉन जीरो है, ये भी गिवन है। एंड वी नीड टू कंस्ट्रक्ट गैमा एंड रो दैट बिलोंग्स टू जेड ऑफ आई, हमें दो नंबर्स ऐसे चाहिए जो जेड ऑफ आई से बिलोंग करे और गैमा कोशेंट का रोल प्ले करे, ये कोशेंट का रोल प्ले करे और ये जो रो है ये रिमाइंडर का। अगर आपको रो और गैमा में कंफ्यूजन होती है तो आप आर और क्यू भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, अब ये देखें यहाँ पे जो है वो हमने किसके इक्वल लिया कि ये हमारे पास गिवन था कि इस तरह से हमने कंस्ट्रक्ट करना है कि अल्फा इज इक्वल टू सम बीटा गैमा प्लस रो आ जाए, वेयर नॉर्म ऑफ रो लेस देन इक्वल टू 1/2 नॉर्म ऑफ बीटा है, ये भी गिवन है। ठीक है, अब हमने अल्फा को बीटा पे डिवाइड करना है, क्योंकि दो नंबर्स को जब हम आपस में डिवाइड करते हैं, बी को अगर हमने ए पे डिवाइड करना है तभी तो यहाँ पे क्यू आएगा और फिर यहाँ पे कोई ना कोई रिमाइंडर रो आएगा। इस केस में ये गैमा है, गैमा रो तभी हमारे पास कंस्ट्रक्ट होंगे। तो हमने दो नंबर्स लिए अल्फा और बीटा, दोनों को आपस में डिवाइड किया, अल्फा को बीटा पे डिवाइड किया। तो ये देखिए यहाँ पे बीटा कॉन्जुगेट से हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। ये मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है, हमने इसको रैशनलाइज किया है, रैशनलाइज किया, इसको हमने रैशनलाइज किया, बीटा कॉन्जुगेट ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, ओवर में भी मल्टीप्लाई किया। हमें पता है दो नंबर्स को जब हम डिवाइड करते हैं तो साथ में कॉन्जुगेट इन्वॉल्व होता है, तो बीटा उसको हम बीटा ओवर वाले का कॉन्जुगेट होता है तो हमने बीटा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। ऊपर हो गया अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, और ओवर में क्या हो गया, हमें पता है जब भी किसी नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो वो बेसिकली हमारे पास उस नंबर का नॉर्म आ जाता है। तो नीचे वाले को हमने नॉर्म का नाम दे दिया। नेक्स्ट देखें, अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, हमने इसको कह दिया कि ये किसी m प्लस n एओटा के इक्वल है, क्योंकि अल्फा हमारे पास z ऑफ i से बिलोंग कर रहा है और जो बीटा है वो भी z ऑफ i से बिलोंग कर रहा है, उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो भी z ऑफ i से ही बिलोंग करेगा, कॉन्जुगेट भी z ऑफ i से बिलोंग करेगा। और जब हम अल्फा को बीटा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी कोई z ऑफ i का ही मेंबर बनेगा, उसको हमने m प्लस n एओटा का नाम दे दिया, जहाँ पे m और n जो है वो सेट ऑफ रैशनल इंटीजर से बिलोंग करते हैं, तो हमने इसको ये नाम दे दिया बाय डिवीजन थ्योरम। अब अगर हम z की बात करें तो उसमें डिवीजन थ्योरम क्या कहता है कि हमारे पास m जो है m इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ बीटा क्यू 1 प्लस r1 आ जाएगा। ठीक है, हमने नॉर्म ऑफ बीटा को जो है वो किस पे डिवाइड किया, m को जो है वो नॉर्म ऑफ बीटा पे हमने डिवाइड किया। ये देखें अगर हम इसको सेपरेट करें ना तो ये n ओवर नॉर्म ऑफ बीटा आ जाता है प्लस एओटा n ओवर नॉर्म ऑफ बीटा आएगा और साथ में एओटा। अब हमने क्या किया है कि इसको सेपरेटली इस पे डिवीजन की थ्योरम डिवीजन की डेफिनेशन अप्लाई की है और इस पे सेपरेटली हमने डिवीजन की डेफिनेशन अप्लाई की है। जब हम इस पे डिवीजन की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई q इन्वॉल्व होगा, कोई ना कोई r इन्वॉल्व होगा। जब इस पे डिवीजन की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो अगेन कोई q इन्वॉल्व होगा, कोई r इन्वॉल्व होगा। तो क्वोशिएंट और रिमाइंडर का हमने उसको नाम दे दिया, जहाँ पे अगर आप यहाँ पे रिमाइंडर की बात करेंगे तो वो किससे छोटी होनी चाहिए, नॉर्म ऑफ बीटा से छोटी होनी चाहिए, क्योंकि डिवाइजर से जो रिमाइंडर है वो छोटा होना चाहिए। अगर वो छोटा नहीं होता तो हम उसको अगेन डिवाइड कर लेते हैं। इस फॉर्म में जो हमारे पास आ रहा है वो नॉर्म ऑफ बीटा से छोटा होना चाहिए। तो इसी तरह से हमने इन पे डिवीजन की डेफिनेशन अप्लाई की है। यहाँ पे देखें जब हमने m को नॉर्म ऑफ बीटा से डिवाइड किया है तो हमने लिख दिया m इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ बीटा सम q1 इन्वॉल्व है, सम रिमाइंडर इन्वॉल्व है। जब हम n को नॉर्म ऑफ बीटा से डिवाइड करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा, जहाँ पे जो रिमाइंडर है या तो वो जीरो होता है या पॉजिटिव होता है और ये डिवाइजर से छोटा होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये गिवन है, रिमाइंडर पे ये कंडीशन है कि वो 1/2 टाइम्स छोटा है, मीन्स उसका जो रिमाइंडर है वो हमारे पास उसको लेस देन इक्वल टू 1/2 टाइम्स जिसपे हम डिवाइड कर रहे हैं उसके इक्वल लिखेंगे। ये हमारे पास कंडीशन गिवन है स्टेटमेंट में।
तो नेक्स्ट देखें, देन अल्फा इज इक्वल टू बीटा। ये जो अल्फा और बीटा हमारे पास इक्वल आया है, जिसको हमने किसके इक्वल लिखा था, इसके इक्वल लिखा था। m को नॉर्म ऑफ बीटा पे पहले हमने डिवाइड किया, प्लस एटा आ गया, और n को नॉर्म ऑफ बीटा पे डिवाइड किया। अब देखें अब m को हमने इस फॉर्म में लिखा है, n को जो है वो इस फॉर्म में लिख दिया। डिवीजन की डेफिनेशन, डिवीजन एल्गोरिदम हमने यूज़ किया, तो ये इस फॉर्म में आ गया। अब जहाँ जहाँ पे m है वहाँ पे हम ये वाली फॉर्म लिख देंगे, जहाँ पे n था वहाँ पे हम दूसरे वाली फॉर्म लिख देंगे। फर्दर देखेंगे क्या बनेगा। यहाँ पे देखिए m ओवर नॉर्म ऑफ बीटा था, तो हमने लिख दिया कि अल्फा ओवर बीटा इज इक्वल टू m की जगह पे नॉर्म बीटा q1 प्लस r1 आ गया, और सेकंड जो है वो n की जगह पे, n को जब हमने इस पे डिवाइड किया तो नॉर्म ऑफ बीटा q2 प्लस r2 इंटू आई आ गया, और ओवर ये सब के ओवर में ये नॉर्म ऑफ बीटा एज इट इज़ आ गया। ठीक है, फर्दर हमने क्या किया कि इन दोनों को सेपरेटली डिवाइड करेंगे। सेपरेटली किस तरह से डिवाइड करेंगे, इस पूरे को नॉर्म ऑफ बीटा पे सेपरेट डिवाइड कर लिया, और इस पूरे को नॉर्म ऑफ बीटा पे सेपरेट डिवाइड कर लिया। ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इस इक्वेशन को रीअरेंज करें, और जिनमें से नॉर्म ऑफ बीटा कॉमन आ रहा है उसमें से हमने नॉर्म ऑफ बीटा कॉमन ले लिया। जिस तरह हमने q1 प्लस q2 की बात करें तो दोनों के साथ नॉर्म ऑफ बीटा है, तो दोनों में से हमने नॉर्म ऑफ बीटा कॉमन ले लिया, और सेकेंड r1 प्लस r2 है, उस पर हमने नॉर्म ऑफ बीटा एज इट इज़ डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये सारा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने प्रूफ करना है अपना डिवीजन एल्गोरिदम इन टर्म्स ऑफ गॉसियन इंटीजर्स। नेक्स्ट देखें, लेट गैमा इज इक्वल टू, आपको पता है कि अगर हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं, हमने 5 को 2 पे डिवाइड किया तो 2 टू द 4 आता है, यहाँ पे 4 रिमाइंडर 1 आ गया। तो इस 5 को हम ये भी तो लिख सकते थे, 5 इज इक्वल टू 5 हमारे पास किसके इक्वल होता था, जो क्वोशिएंट होता है वो 2 प्लस 1 ओवर 2। ठीक है, इस फॉर्म में भी तो हम लिखते थे, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 2 टू द 4 5/2 हो जाता है, क्योंकि हमने 5 को 2 पे डिवाइड किया, तो 5 को 2 पे डिवाइड करने के बाद हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये जो चीज़ है ये हमारे पास क्वोशिएंट है, और यहाँ पे हमने इसको क्वोशिएंट एज इट इज़ लिखा है। तो जो हमारा क्वेश्चन है उसमें जो क्वोशिएंट है वो गैमा यूज़ हो रहा है, तो गैमा को हमने लिख दिया q1 प्लस q2 इंटू आई, क्योंकि हमने इसको अल्फा बीटा गैमा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम यहाँ पे गैमा का यूज़ कर रहे हैं। ये इसके इक्वल आ गया। अब देखें फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर आप इक्वेशन 1 में देखें तो इसको हमने गैमा का नाम दे दिया, क्योंकि हमें पता है कि ये क्वोशिएंट ही होता है बेसिकली, तो इसको गैमा प्लस r1 प्लस r2 इंटू आई ओवर नॉर्म ऑफ बीटा, ये हमारे पास इसके इक्वल आ गया। अब हमने क्या करना है कि ये गैमा को जो है वो, दिस फर्दर इम्प्लाइज दैट अल्फा माइनस इस बीटा से हमने दोनों तरफ को मल्टीप्लाई किया, दैट इज इक्वल टू, ये दरमियान में इक्वालिटी का साइन है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा गैमा प्लस यहाँ पे भी बीटा आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास अल्फा माइनस बीटा गैमा, इसको अगर हम रीअरेंज करें तो ये किसके इक्वल आएगा, ये बेसिकली है कौन सी फॉर्म, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। अल्फा ओवर बीटा इज इक्वल टू गैमा प्लस r1 प्लस r2 ओवर नॉर्म ऑफ बीटा इंटू आई। अब इस बीटा से जो है वो हमने इस सारे को मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, गैमा बीटा इंटू बीटा हो जाएगा। तो ये वाला जो गैमा बीटा है वो हमने क्या किया कि दूसरी तरफ इस तरफ लेफ्ट साइड पे ले आए हैं, तो ये हो गया अल्फा माइनस बीटा गैमा इज इक्वल टू r1 प्लस r2 एटा ओवर। अब ये फर्दर किस तरह सिंप्लीफाई हुआ है, यहाँ पे तो हमारे पास बीटा था ओवर नॉर्म ऑफ बीटा है। अब हमें पता है किसी भी जो नंबर की जो नॉर्म होती है वो बेसिकली बीटा ओवर बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट होती है। ये बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बीटा कॉन्जुगेट रह गया, तो यहाँ पे हमने बीटा कॉन्जुगेट लिख दिया। नेक्स्ट देखिए हमारे पास बीटा कॉन्जुगेट हो गया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। नेक्स्ट वी शो दैट, अब हमने क्या शो करना है कि इसकी जो नॉर्म है वो लेस देन इक्वल टू 1/2 नॉर्म ऑफ बीटा है। ठीक है, ये हमने शो करना है।
टेकिंग नॉर्म ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2, इसके लिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों साइड्स पे नॉर्म अप्लाई कर देंगे। नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा गैमा इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ R1 प्लस R2 एयोटा ओवर नॉर्म ऑफ बीटा कॉन्जुगेट। ऊपर वाले की अगर आप नॉर्म लें तो ये देखें यहाँ पे a प्लस बी एयोटा के फॉर्म में है, तो हमें पता है कि जब हम इसकी नॉर्म लेंगे तो पहले वाले का स्क्वायर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर ओवर नॉर्म ऑफ बीटा कॉन्जुगेट की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास नॉर्म ऑफ बीटा के ही इक्वल आती है। चाहे हम कॉन्जुगेट की नॉर्म लें या फिर सिंपल की नॉर्म लें तो वो आपस में इक्वल ही आते हैं, क्योंकि ये हमें पता है कि यहाँ तो a प्लस बी एयोटा के फॉर्म में होगा और a माइनस बी एयोटा के फॉर्म में होगा। इसकी नॉर्म किसके इक्वल आती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल, और इसकी नॉर्म भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल आती है, तो इसलिए ये हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। नेक्स्ट देखें, इसमें नेक्स्ट वी शो दैट, ठीक है, ये हमने ये शो करना था तो ये हमने नॉर्म ऑफ बीटा ही लिख दिया। अब नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा गैमा जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, दैट इज, अब R1 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल था, R1 और R2 दोनों जो रिमाइंडर्स थे वो 1/2 नॉर्म ऑफ बीटा थे, तो यहाँ पे हमने यही वाली इक्वालिटी यूज़ की। अभी हमने कहा था R1 मॉड लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ बीटा हो 1/2 टाइम्स हो, ठीक है, ये गिवन है हमारे पास 1/2 टाइम्स। इसी तरह से जो सेकंड रिमाइंडर है वो भी लेस देन इक्वल टू 1/2 टाइम्स नॉर्म ऑफ बीटा हो। तो यहाँ पे ये R1 का स्क्वायर गिवन है, ये R2 का स्क्वायर, दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर लें, नॉर्म हमें पता है ये इटसेल्फ पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई करते हैं तो ये R2 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1/4 टाइम्स नॉर्म स्क्वायर ऑफ बीटा आ जाएगी। तो ये देखिए, ये यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ये जो हमारे पास लिखा है 1/4 टाइम्स नॉर्म स्क्वायर ऑफ बीटा। इसी तरह से अगर हम इस पे स्क्वायर अप्लाई करते हैं तो R1 स्क्वायर जो है वो हमारे पास 1/4 टाइम्स नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर। तो दोनों तरफ हमने स्क्वायर अप्लाई कर दिया, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है उसमें स्क्वायर इन्वॉल्व थे, तो जो कंडीशंस थी उन पे भी हमने स्क्वायर अप्लाई कर दिया। अब ये फर्दर किसके इक्वल होगा, 1/4 नॉर्म स्क्वायर बीटा प्लस 1/4, R1 स्क्वायर की जगह पे हमने ये रिप्लेस कर दिया, R2 स्क्वायर की जगह पे हमने ये रिप्लेस कर दिया, और ये हमारे पास कंडीशन गिवन थी तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू आ गया, ओवर नॉर्म ऑफ बीटा एज इट इज आ गई। अब देखें, नॉर्म ऑफ बीटा ऊपर से हम कॉमन ले सकते हैं और ओवर से भी हम ले सकते हैं, दैट इज लेस देन इक्वल टू 1/2 टाइम्स, ये हमारे पास लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा गैमा लेस देन इक्वल टू 1/2 टाइम्स नॉर्म ऑफ बीटा, 1/2 टाइम्स नॉर्म ऑफ बीटा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यही बन जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए, ये वाली कंडीशन तो हमारे पास सेटिस्फाई हो गई कि ये इसके इक्वल है और इसकी जो नॉर्म है वो हमारे पास इससे लेस है। अच्छा, ये यहाँ ये देखें कि हेंस अल्फा इज इक्वल टू बीटा गैमा प्लस रो वेयर गैमा इज इक्वल टू, गैमा हमारे पास किसके इक्वल गिवन है, इसके इक्वल अभी हमने देखा, और रो जो है वो बेसिकली रिमाइंडर है, दैट इज R1 प्लस R2 एयोटा ओवर बीटा कॉन्जुगेट। ये किस तरह से रिमाइंडर है, क्योंकि हमने अभी इसकी नॉर्म चेक की है, दैट इज लेस देन इक्वल टू 1/2 नॉर्म ऑफ बीटा, और यही हमने शो करना था। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया रिजल्ट, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। नेक्स्ट देखें, गॉसियन प्राइम्स क्या होते हैं, जस्ट ये दो डेफिनेशंस करेंगे और लेक्चर वाइंड अप करते हैं। गॉसियन प्राइम्स क्या होते हैं, द प्राइम्स इन Z ऑफ I, गॉसियन इंटीजर्स में जो प्राइम्स होते हैं आर नोन एज गॉसियन प्राइम्स, उनको गॉसियन प्राइम्स कहते हैं। एन इररिड्यूसिबल इंटीजर इज गॉसियन प्राइम, जिस तरह हम Z में कहते थे कि जो भी उसके इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास प्राइम एलिमेंट्स भी हैं, और जो उसके प्राइम एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स भी हैं। इसी तरह से गॉसियन इंटीजर्स में जो भी उसके इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स हैं वही हमारे पास उसके गॉसियन प्राइम्स हैं। नेक्स्ट एक और डेफिनेशन इन्वॉल्व होती है, रिलेटिवली प्राइम क्या होता है। रिलेटिवली प्राइम की अगर हम बात करें तो रिलेटिवली प्राइम हमें पता है, जब भी हम दो नंबर्स को रिलेटिवली प्राइम कहते हैं तो उन पे यही कंडीशन होती है कि उनमें से कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो। व्हेन अल्फा बीटा ओनली हैव यूनिट फैक्टर्स इन कॉमन, ठीक है, जब उनमें जस्ट अल्फा, अगर आपके पास एक गॉसियन इंटीजर है, बीटा एक और गॉसियन इंटीजर है, हमने ये देखना है कि ये दोनों आपस में प्राइम्स है कि नहीं है।
अगर तो जस्ट यूनिट फैक्टर्स टाइम हम उनको लिख सकें तो वो रिलेटिवली प्राइम होंगे, और यही हमारे पास प्रूफ था, डेफिनेशन यही थी हमारे पास। नेक्स्ट एक और रिजल्ट है, इसकी स्टेटमेंट देखें, थ्योरम हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अभी जस्ट स्टेटमेंट देखें। अच्छा, स्टेटमेंट क्या है, इफ अल्फा जो है वो बीटा गैमा को डिवाइड करते हैं इन जेड ऑफ आई में, दैट इज गॉसियन इंटीजर्स में, अगर एक नंबर दो के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है विद अल्फा बीटा आर रिलेटिवली प्राइम, अगर एक नंबर दूसरे के साथ रिलेटिवली प्राइम है तो वो दूसरे नंबर को डिवाइड करेगा। इसको आप प्राइम नंबर से